Hello everyone, good evening. Welcome to the today's session. Today we have very special guest Dr. Pratibha Shah. Dr. Pratibha Shah, MD Ayurveda and MPH, is an international renowned Ayurveda expert. Her pioneering initiative in the field of Ayurveda have brought her to the attention at the White House, the Department of Health and Human Services. For her work, she was also nominated in the top 20 women of the year 2014. Dr. Shah will guide us today on current and strategic overview of Ayurveda in case of COVID-19. Over to Dr. Pratibha Shah. Thank you, Dr. Pooja. Thank you for the introduction. And thank you, Nirog Street, for organizing this. मैं आज हिंदी में आप लोगों से बात करूंगी. मुझे कहा गया है कि आप हिंदी में बात करें, तो मैं आप लोगों से हिंदी में ही आज बात करूंगी. तो बॉस्टन, अमेरिका से इस समय सुबह के 8:30 बज रहे हैं. बॉस्टन से आप लोगों को सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते. तो आज की तारीख में कोविड-19 की महामारी जो दुनिया भर में फैली हुई है, रोज जब हम सुबह उठते हैं और शाम तक जब तक सो नहीं जाते, हमें कोविड-19 के बहुत सारे न्यूज और चर्चा और अपडेट्स किसी न किसी माध्यम से हमें मिलते रहते हैं. व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल के थ्रू. तो बहुत ही चर्चा का विषय है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं. तो आज की जो चर्चा है वो इन सब चर्चाओं की समीक्षा करने के लिए है. और ये प्रयास रहेगा आज की इस प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि इस महामारी को हमें कैसे देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, और किस तरह से हम लगातार तथ्यों को और फैक्ट्स को फिक्शन से, यानी जो करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, उससे कैसे हम लगातार हम इस चीज की जो है कोशिश करते रहें कि हमें तथ्यों का ज्यादातर हम तथ्यों को फॉलो करें, ना कि जो हम फेक न्यूज कहते हैं या जो गलत फॉल्स न्यूज जो फैलाई जा रही है, उनसे हम लोग कैसे बचें. तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपको आउटलाइन बता के कि आज हम क्या बात करेंगे. तो एक तो हम समझेंगे कि कोविड-19 क्या है, थोड़ा सा बहुत जनरल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स में नहीं, जनरल टर्म्स में समझेंगे कि कोविड-19 क्या है और अभी तक हमें कोविड-19 के बारे में क्या क्या पता चल चुका है और क्या क्या नहीं पता चल चुका है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो दोनों की बात करेंगे. और फैक्ट वर्सेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये आप लोग सब समझ रहे होंगे कि इस समय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यानी कि साजिश पूरी दुनिया में कि भाई साजिश क्या चल रही है महामारी को लेके, इसके बारे में बहुत चर्चा है. तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे. उसके बाद हम थोड़ा सा हमने जो चर्चा की है उसका एक ओवरव्यू लेंगे, एक समरी डिस्कस करेंगे और फिर उसमें से कंक्लूजन क्या निकलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे. तो लीजिए चर्चा शुरू करते हैं कि कोविड-19 क्या है. तो आज की तारीख में आप लोग सब जानते हैं कि आज मैंने सुबह के फिगर्स देखे तो पूरी दुनिया में इस समय कुल मिला के 18 मिलियन केसेस हो चुके हैं आज की तारीख में, और यानी 2 करोड़ केसेस हो चुके हैं, जिसमें कि 11 मिलियन रिकवर कर चुके हैं. इसमें से मतलब 1 करोड़ रिकवर कर चुके हैं और लगभग 7 लाख डेथ्स हो चुकी हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में कुल मिला के. इंडिया में इस समय लगभग 20 लाख कंफर्म केसेस हैं और 10 लाख रिकवर्ड हैं और 40,000 के करीब डेथ्स हैं. तो छोटा फिगर भी नहीं है और बहुत क्रेजी फिगर भी नहीं है इंडिया के लिए, कम से कम. तो उसको ध्यान में रखते हुए बात करते हैं. तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या है ये कोविड-19. तो कोविड-19 वुहान नाम के एक शहर से इसकी शुरुआत हुई, चाइना में, जिसका कि कॉजेटिव एजेंट, जिस वायरस ने कीटाणु या सूक्ष्माणु जिसने इसको कॉज किया, उसका नाम उन्होंने दिया सार्स कोवी 2.
और दिसंबर 2019 में सबसे पहले इसके लक्षण देखे गए, इसके केसेस देखे गए, जहां की न्यूमोनिया के साथ लोगों का हॉस्पिटल में एडमिशन शुरू हुआ। जो न्यूमोनिया लोगों मेडिकल डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रेगुलर जो अमूमन निमोनिया के केसेस आते हैं वैसा नहीं था, कुछ अलग हटके था। तो इसकी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन शुरू करी और जल्द ही उन्होंने देखा कि इसके एक्चुअली एक नहीं कई केसेस आ रहे हैं और कई लोगों की जल्दी बहुत कम समय में शीघ्रता से मृत्यु भी हो रही है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई और चाइना से, जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी समाचार बहुत जल्दी बाहर नहीं आता, तो धीरे धीरे इसके बारे में दुनिया को पता चलना शुरू हुआ। तो बहरहाल दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, जो बीमारी पैदा करता है, उसका नाम इन्होंने दिया सार्स कोवी 2। सो सार्स वायरस के बारे में ऑलरेडी हमें पहले से पता है, क्योंकि ये सेकेंड टाइप का सार्स इन्होंने देखा, तो उन्होंने उसका नाम नंबर 2 उसका नाम दिया। और इस डिसीज का नाम, इस बीमारी का नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम दिया कोविड 19। तो कोविड 19 क्या है? इसमें कोरोना के लिए का द्योतक है, और वी आई से हमें वायरस का शॉर्ट फॉर्म समझना है, और डी इज फॉर डिसीज, और 19 जो नंबर है वो 2019 में इसको हमने सबसे पहले देखा दिसंबर में, इसको दर्शाता है। तो कोविड 19 बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रिविएशन है जो कोरोना वायरस डिसीज 2019 को बताता है। और हम अक्सर ये सुन रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस है, तो इसका नोवल का क्या मतलब है? तो नोवल शब्द वहां प्रयोग करते हैं जहां हमें सबसे पहले इसके बारे में देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत नया नया इसके बारे में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, इसका कोई हमने केस नहीं देखा, तो इस वजह से ये शब्द नोवेल, इसका बहुत प्रयोग किया जा रहा है। तो ये थोड़े से टर्म्स थे जो मैंने सोचा हम इसके बारे में सबसे पहले बात कर लें, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि कोविड 19 क्या है, सार्स कोवी 2 क्या है, और नोवेल का मतलब क्या है। तो ये वायरस जो है, ये और कोरोना वायरस से अलग है, क्योंकि 7 किस्म के कोरोना वायरस अभी तक हमें पता है, और उन 7 में से ये एक अब माना जा रहा है, और ये बाकी के 6 से अलग है। और इसका नाम हम कोरोना इसलिए देते हैं क्योंकि इस पे क्राउन लाइक स्पाइक्स होते हैं। तो जैसा कि आप पीछे इस स्लाइड में भी जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म होता है इसका, और उसके ऊपर इस तरह से स्पाइक्स बने होते हैं जो क्राउन की तरह लगते हैं। क्राउन के ऊपर भी स्पाइक्स होते हैं इस तरह से खड़े हुए, वही स्वरूप इसमें कोरोना वायरस में हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो ये थोड़े से अगेन टर्म्स हैं जो थोड़ा सा स्पष्टीकरण में कर रही हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो इसके मेन 4 ग्रुप होते हैं जिसके बारे में अभी हम आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये 7 तरह के कोरोना वायरस हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनके बारे में हम अभी तक जान चुके हैं। तो 229E, NL63, OC43, HKU1 और मर्स कोवी यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो पैदा करता है वो वाला कोरोना वायरस, सार्स कोवी जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पैदा करता है वो वाला कोवी यानी कोरोना वायरस, और अभी जो कोविड 19 पैदा कर रहा है वो सार्स कोवी 2। तो ये 7 हैं जिसके अंदर 7वें के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमें क्या चीजें पता है? तो देखिए, अभी कि इस महामारी से हमें बहुत सारी और भी चीजें पता चल रही हैं। वो ये पता चल रहा है कि जिनको हम अथॉरिटी समझते हैं मेडिकल वर्ल्ड में, सीडीसी है अमेरिका में, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारे अपने इंडिया में जो एजेंसीज हैं, या हेल्थ केयर मिनिस्ट्री है, या मेडिकल कम्युनिटी है, इस बीमारी ने बहुत सारी चीजों को हमारे सामने बहुत क्रूरता से हमें ये चीजें दिखाई हैं कि इस समय ये सारे एक्सपर्ट्स और मेडिकल कम्युनिटी भी
एक तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी, ये वायरस इतनी तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है और नई नई चीजें सामने आ रही हैं कि इसके बारे में कोप अप करना, उसको कैचअप करना कि हाँ, आज की तारीख में हमें इसके बारे में सब पता चल गया, ये कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ मैसेजिंग पब्लिक को आ रही है, वो काफी कंफ्यूजन पैदा कर रही है। क्योंकि जो चीज आप मेडिकल कम्युनिटी ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सीडीसी ने या और एजेंसीज ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ महीने पहले कही, वो फिर एक दो महीने बाद बदल जाती है और उसकी कभी कभी तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात कही जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। और दूसरी बात क्या हो रही है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो हर किसी के पास ये सहूलियत है कि वो अपना एक वीडियो बना के एक अपना लाइव सेशन कर लें, एक अपनी टॉक डाल दें, एक वेबिनार डाल दें, एक जूम सेशन डाल दें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर कोई अपना नजरिया लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हर हर कोई कर रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों को ठीक ठाक जानकारी है और कई लोगों को जानकारी ठीक से नहीं है। तो इस वजह से भी लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसकी वजह से भी काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और लगातार पैदा हो रहा है। अब हमें इस महामारी को शुरू हुए लगभग 8 महीने, 8वां महीना शुरू हो चुका है। तो इन 8 महीनों में एक कंसेंसस नहीं बन पाई है। ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को हम जितना जल्दी समझें उतना हमारे लिए एज ले पीपल भी अच्छा है और एज आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी भी अच्छा है। तो इसके बारे में आइए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमें क्या चीजें हैं जो पता है? ये हमें पता है कि एक पैदा कैसे होती है, कौन सा कीटाणु है, कौन सा सूक्ष्माणु है, कौन सा जिसे हम भूत कहते हैं, भूत शब्द से भी इसको, इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है आयुर्वेद में, जो हमें दिखाई नहीं देता। एक तरह से उसको ऐसे समझा जाए कि इतना सूक्ष्म होता है इसकी हमें अपने ज्ञानेंद्रिय से हम उसको समझ नहीं पाते। लेकिन अभी हमें ये पता है कि सार्स कोवी 2 इस बीमारी को पैदा कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी है उनके अंदर ये वायरस बहुतायत में बहुत ज्यादा वायरल लोड उनका मिलता है। तो अभी ये थियरी बिल्कुल हम मान के चलेंगे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि ड्रॉपलेट के द्वारा, यानी जब कोई छींकता है, खांसता है, थूकता है, बहुत जोर से बात करता है, तो जो थूक निकलता है मुंह से या नाक से, जो तरल पदार्थ निकलता है, या छींक में बहुत जोर से जो तरल पदार्थ निकलता है, उसके अंदर वायरसेस ट्रैप्ड होते हैं। बहुत सारे वायरस ट्रैप्ड होते हैं, क्योंकि देखिए वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, तो एक ड्रॉप के अंदर भी मिलियंस ऑफ वायरसेस हो सकते हैं। तो उसका जो प्रोजेक्शन है, जैसे छींकने में या कभी कभी खांसने में भी बहुत जोर से जो ड्रॉपलेट्स जाते हैं, उसके थ्रू इसका ट्रांसमिशन प्राइमरीली माना जा रहा है। कि अगर आप पास में खड़े हैं, अगर आप 6 फुट के अंदर हैं, जिससे ज्यादा जाता नहीं है ये तरल पदार्थ, तो अगर आप 6 फुट के अंदर हैं तो आपको ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि आप इसको सांस के द्वारा अंदर ले सकते हैं, आपके मुंह के द्वारा भी ये जा सकता है, और ये भी माना जा रहा है कि आंखों के द्वारा भी शायद ये अंदर जा सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम अभी तक जानते हैं। प्रिवेंटेटिव मेजर्स के बारे में भी आप लोग काफी अच्छी तरह आज की तारीख में ज्यादातर लोग जानते हैं कि 3-4 चीजें हैं जो हमें करनी है। कि मास्क लगाना है। तो मास्क लगाने से क्या होता है कि फिजिकल बैरियर आपके नाक मुंह के ऊपर जहां से ये तरल पदार्थ निकलते हैं वहां पे आप उसको मैकेनिकल बैरियर, एक आप दीवार आप जो है लगा रहे हैं सामने। तो मास्क पहनना जरूरी है। हालांकि ये वायरस इतना सूक्ष्म है कि ये
कपड़े के मास्क से या जो मेडिकल मास्क भी आते हैं उनसे ये निकल सकता है। तो 100% रोकने वाला कोई अभी तक मास्क नहीं है मार्केट में, N95 भी नहीं। तो लेकिन फिर भी मास्क से जो है फिजिकल बैरियर आप जो है लगा सकते हैं, रोक सकते हैं, और उससे रुकावट होती है। और दूसरी जो चीज काफी हमें बताई जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आपने रखना है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि अगर आप 6 फुट से अंदर के दायरे में हैं तो अगर कोई खांसता थूकता या छींक मारता है तो आपके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं। 6 मीटर के 6 फुट के दायरे के बाहर हैं तो ये आप तक नहीं आ सकता, वहीं पे कहीं गिर जाएगा। और थर्ड चीज है हैंड वॉश। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये जो तरल पदार्थ है, ये कहीं ना कहीं जाके गिरते हैं। और अगर उस सरफेस को मान लीजिए टेबल के ऊपर गिर गया या चेयर के ऊपर गिर गया या डोर नॉब के ऊपर आ गया, किसी ने जो है हाथ में छींका या खांसा और डोर का हैंडल पकड़ लिया और उसको आप आए, आपने उस डोर को हैंडल को पकड़ा, तो जैसे कॉमन कोल्ड ट्रांसमिट होता है वैसे ही ये सरफेस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो हैंड वॉश काफी एडवोकेट किया जा रहा है कि आपको कहीं भी सरफेस से छू के बाहर से आने के बाद आपको हाथ अच्छी तरह 20 सेकंड तक आपको धोने चाहिए। तो ये हुआ कुछ प्रिवेंटेटिव मेजर्स जो बताए जा रहे हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है 14 दिन तक का माना गया है अभी तक, और इसके बारे में भी हम जान रहे हैं लगातार। लेकिन कुछ लोगों में बहुत ही 2-3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड भी देखा जा रहा है और बहुत तीव्रता से उनके अंदर सिम्टम्स पैदा होते हैं और स्थिति खराब होती है और ऑर्गन फेल्योर होता है, लंग फेल्योर से ज्यादातर लंग फेल्योर, बट उसी से स्टार्ट होके मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर भी देखा जा रहा है। तो कुछ लोगों में बहुत ही रैपिड ऑनसेट और रैपिड पैथोलॉजी उसकी देखी जा रही है। टेस्ट, अब ये देखिए टेस्ट के बारे में फिर वही एक भानुमति का पिटारा है ये कि करीबन 20-22 किस्म के टेस्ट हैं इस समय मार्केट में। तो जिसको हम आरटीपीसीआर टेस्ट कह रहे हैं वो ज्यादा ज्यादा करके यूज हो रहा है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि 20-22 किस्म के टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में और उनकी एक्यूरेसी के बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो टेस्ट है और 2 किस्म के टेस्ट हैं प्राइमरीली, एक वायरल टेस्ट है और एक एंटीबॉडी टेस्ट है। तो वायरस टेस्ट डायरेक्ट टेस्ट होता है कि अंदर आपके बॉडी के वायरस है या नहीं, और एंटीबॉडी टेस्ट वो होता है कि जिसमें वायरस आपके अंदर आके या तो रुका हुआ है या आके चला गया और डिसीज डेवलप, बीमारी नहीं पैदा कर सका, लेकिन उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बॉडी, आपकी बॉडी ने जो एक उसको मारने के लिए जो पदार्थ पैदा करे शरीर के अंदर, वो उनकी टेस्टिंग होती है। तो उनके द्वारा इनडायरेक्टली भी हमें पता चल सकता है कि किसी को कोविड-19 हुआ या नहीं। तो फिर से मैं बताती हूँ कि 2 किस्म से जाना जा सकता है कि किसी भी इंसान को कोविड-19 हुआ या नहीं। एक तो डायरेक्ट वायरस टेस्टिंग, जिससे कि हमें पता चलता है कि वायरस शरीर में है या नहीं, और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्टिंग, जो कि वायरस के जाने के बाद भी शरीर में पाया जा सकता है और उससे भी इनडायरेक्टली अनुमान प्रमाण से हम पता कर सकते हैं कि इस इंसान में कोविड-19 हुआ था, हुआ है या नहीं। पॉसिबल सिम्टम्स, अब देखिए इसमें भी बहुत चीजें हम अभी जान रहे हैं, अभी भी लर्न कर रहे हैं। तो कुछ चीजें जो हम जानते हैं वो ये है कि खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, छींके आना ये दिख सकता है एज ए पॉसिबल सिम्टम, सर में दर्द, बुखार, बहुत थकान होना, अचानक से अनएक्सप्लेन थकान होना, आपने कुछ काम भी नहीं किया, आप सो के उठे हैं, आपने रेस्ट किया है, फिर भी फिटीग, जिसे कि फिटीग कहते हैं, अनएक्सप्लेन फिटीग, वो होना, बुखार होना तो खैर इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अगर बुखार है तो ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। और थोड़े से वेग सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें कि नोजिया, डायरिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल माना जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम, और लॉस ऑफ सेंस ऑफ
टेस्ट। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इस समय कोरोना के लिए बताए जा रहे हैं कि इनको आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में अगेन बहुत तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं, लेकिन ARDS काफी कॉमनली देखा जा रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और लंग फेल्योर देखा जा रहा है। बट और दूसरे ऑर्गन्स के भी फेल्योर देखे जा रहे हैं, जिसमें कि हार्ट है, किडनीज है। तो कॉम्प्लिकेशंस में भी काफी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। और जो लोग ठीक भी हो गए हैं उनमें भी काफी ये देखा जा रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे काफी फर्क पड़ रहा है। लोगों की कमजोरी महीनों महीनों तक नहीं जा रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही है काफी महीनों बाद भी। इन्फ्लेमेशन बहुत हाई देखा जा रहा है, जिसकी वजह से और बाकी के ऑर्गन्स और ग्लैंड्स वगैरह में परेशानी देखी जा रही है। तो इसके बारे में भी हम अभी जान रहे हैं। एट रिस्क पॉपुलेशन, तो किन लोगों को ये ज्यादा हो सकता है, तो इसके बारे में हमें थोड़े बहुत तो अब इस समय हम जानते हैं, और कुछ अभी हम जान रहे हैं। तो जिन लोगों को लंग्स की पहले से डिजीज है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और अलग किस्म की लंग्स की बीमारियां अगर है पहले से, अस्थमा है, और जो लोग स्मोक करते हैं, और जो लोग ओबीस हैं, जिनको वेट ज्यादा है, उनको भी देखा जा रहा है कि COVID-19 ज्यादा लग रहा है, ज्यादा उनको पॉसिबिलिटी है कि उनको इन्फेक्शन वो उनको पकड़ ले। डायबिटीज वालों को ये देखा जा रहा है। और अभी रिसेंटली CDC ने ऐड किया है कैंसर। तो जिन लोगों को कैंसर है पहले से, उन लोगों में भी COVID-19 ज्यादा देखा जा रहा है। और एक और कैटेगरी है जिसमें COVID-19 ज्यादा देखा जा रहा है, जिनमें इम्यूनिटी किसी न किसी वजह से कम है। तो जिनको ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं, उनको इम्यून सेप्रेसेंट ड्रग्स, उनकी इम्यूनिटी दबाने के लिए ड्रग्स दिए जाते हैं। तो उनमें क्योंकि इम्यूनिटी पहले से कम है, चाहे ड्रग्स की वजह से, लेकिन उनमें इन्फेक्शन ऑब्वियसली सिर्फ COVID-19 में और भी तरह के इन्फेक्शन उनको लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब जाता है, तो जब ऑर्गन मतलब कोई जैसे स्टमक या बोन का कोई हिस्सा ट्रांसप्लांट जब होता है, किसी और के शरीर का हिस्सा जब आपके शरीर में लगाया जाता है, तो इम्यून सेप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। इम्यूनिटी को वहां भी सप्रेस किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी उस नए ऑर्गन को एक्सेप्ट कर ले। तो वहां भी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, तो उनमें भी COVID-19 की इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बाकी इन्फेक्शंस की तरह ही। और लास्ट में स्टैंडर्ड ऑफ केयर मेजर्स के बारे में हम क्या जानते हैं अभी तक, तो देखिए सब लोग जानते हैं, ले पीपल भी जानते हैं, आम जनता इस बारे में जानती है कि कोई अभी ट्रीटमेंट नहीं है। तो बेसिकली सिम्टम मैनेजमेंट किया जा रहा है, सब हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, हर जगह सिम्टम मैनेज किए जा रहे हैं। और जब सिम्टम सिवियर हो जाते हैं, जान को खतरा होता है, तो फिर उसकी ICU मैनेजमेंट की जाती है, जहाँ की ऑक्सीजन किसी न किसी तरह से कोशिश की जाती है कि दी जाए, स्पेशली अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है। तो इस तरह से जो है COVID-19 के केसेस को मैनेज किया जा रहा है। अगर ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो सेल्फ क्वारंटाइन कराया जा रहा है, जहाँ पे कि आपको खुद को एकांत में 14 दिन तक आपको रहना है। अगर आपको सिम्टम्स है, तो जब तक सिम्टम्स चले नहीं जाते तब तक कम से कम, और 14 दिन तक तो वैसे भी फिर भी आपको क्वारंटाइन में रहना है। और अगर सिम्टम्स नहीं है, तो भी 14 दिन आपको कम से कम क्वारंटाइन में रहना है, ताकि आप उसको और लोगों को ट्रांसमिट ना कर पाए। तो इसको कंटेनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है मैनेजमेंट का, COVID-19 का। सॉरी।
सब देखिए, कोविड-19 की बात करते करते मुझे छींक आ गई। आपने देखा होगा कि मैंने कोहनी के अंदर स्नीज किया। तो ये पब्लिक हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप खांसे थूके कभी भी हाथ में नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि आप अपना खुद का हाथ भी अपने पास ले जाते हैं और लोगों के पास ले जाते हैं और लोग जगह जगह टच करते हैं। तो कोहनी के अंदर ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बारे में कि आप जो है हाथ में खांसे नहीं, छींके नहीं, कभी भी हाथ में ना करें। तो अब जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसके बारे में हम क्या क्या नहीं जानते। तो आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे हूबहू वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो ऐसा क्यों? आइए आप बात करते हैं, चलिए बात करते हैं। तो व्हाट कॉजेज इट, इसके बारे में तो चलिए हम कंसेंसस है कि एग्रीमेंट है कि हाँ भाई हम जानते हैं कि सार्स कोवी 2 से ये पैदा हो रहा है, ये बीमारी पैदा हो रही है। तो उसके बारे में तो लोग एग्री कर रहे हैं मेडिकल वर्ल्ड में, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, हेल्थ मिनिस्ट्रीज एग्री कर रहे हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इसके बारे में देखिए एक स्लाइड में ये दिखाना चाहूंगी। ये है सीडीसी का, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है कि समरी ऑफ रीसेंट चेंजेस। ये आप देखिए कि लगातार सीडीसी के वेबसाइट पे आप देखिए कि लास्ट इसमें अपडेट किया है जून 30 को। लगातार इसमें जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के बारे में अपडेट हो रहा है। जो इंक्रीज रिस्क पे जो पॉपुलेशन है उसके बारे में नए नए चीजें वो लोग ऐड कर रहे हैं। न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट री इन्फेक्शन, new information about therapeutics, minor revisions for clarity and updates to footnotes throughout। ठीक है, हर हर एस्पेक्ट जो कोविड-19 का है उस पे लगातार रिवीजन हो रहा है, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीजें, नई नई जानकारी उसमें ऐड होती जा रही है। और सिम्टम्स के बारे में भी, ठीक है। और न्यू मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो अलग अलग जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इस बीमारी का हमें देखने को मिल रहा है। और अभी हम जान ही रहे हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते हम जान चुके हैं, हम जान रहे हैं, और यही फैक्ट है इस समय। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से आत्मसात करें, अच्छी तरह से सुने और आत्मसात करें कि अभी हम इसके बारे में अभी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, जाने नहीं है पूरी तरह। और न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 एसोसिएटेड हाइपर कोएगुलेबिलिटी, जो खून का थक्का जम जाता है उसके बारे में भी, ये भी एक चीज हो रही है रोगियों में। तो बहुत सारी चीजें हम अभी भी जान रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं इस पे। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में देखिए, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रिवेंटेटिव मेजर्स, इनके बारे में इकट्ठा बात करूंगी कि हमें क्या नहीं पता है अभी और क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो नई नई जो है विरोधाभास वाली मैसेजेस हमें सुनने को मिल रही हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि मास्क हमें पहनना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार कह रही है, मेडिकल फ्रेटर्निटी कह रही है मास्क पहनना चाहिए, लेकिन विद इन मेडिकल फ्रेटर्निटी भी और आम जनता में भी और हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि मास्क से कुछ नहीं होता और मास्क पहनने से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं होता, और मास्क पहनने से उल्टा बीमारी बढ़ जाती है। ये भी कह रहे हैं कि लोग आप अपने खुद के वायरस आप जो है आप सांस के द्वारा वापस ले लेंगे, और री इन्फेक्शन, और कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ नहीं होता। और WHO ने खुद ही, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा था कि एसिम्टोमेटिक लोग, जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिनको बीमारी है लेकिन सिम्टम्स नहीं है, वो लोग रेयरली डिसीज को ट्रांसमिट करते हैं। और फिर बात बदली गई है, अब ये मैसेजिंग आ रही है WHO से और CDC से, सब जगह से, कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं वो भी इक्वली ट्रांसमिट करते हैं। तो उनको भी पूरा क्वारंटाइन, आइसोलेशन सारा फॉलो करना चाहिए। पहले ये था कि बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं करते, अब ये हो रहा है कि वो भी एडल्ट्स की तरह ट्रांसमिट करते हैं। तो इसमें बहुत विरोधाभास और बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और ये भी होता है कि कोई मैसेज अगर ऊपर
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गई है या सीडीसी में चेंज हो गई है, तो वो ले पीपल तक आते आते वक्त लगता है। तो कुछ आधे लोग पुरानी मैसेज को फॉलो कर रहे होते हैं, तब तक नई मैसेज आ जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स वाकई में चल रहे हैं और ये रियल है। तो इसके बारे में चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मैं इसके बारे में अपने थोड़े से विचार बताना चाहूंगी। इंक्यूबेशन पीरियड, जैसा कि मैंने बताया, समय पे मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी कि 14 दिन का बताया है। इसके बारे में भी काफी हद तक एग्रीमेंट है, तो मैंने 2 चेक दिए हैं उसमें। टेस्टिंग, ये एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन का स्रोत है। और आम जनता भी इस बात को काफी हद तक जो है जानती है कि इसके बारे में बेहद कंफ्यूजन फैला हुआ है कि टेस्ट एक्यूरेट है या नहीं है, उस पर रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको आर्टिफिशियली कराया जा रहा है, उसको गलत सलत बताया जा रहा है पैसे कमाने के लिए। ये सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो मैं इस बारे में आज मैं अपना मतलब कोई आपको इसके बारे में क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसके बारे में थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके सिम्टम्स के बारे में भी नई नई चीजें पता चल रही हैं। कुछ सिम्टम्स तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताए थे, लेकिन और भी नए नए सिम्टम्स आ रहे हैं कि बच्चों में जैसे कि रैश, सिर्फ रैश दिखेगा आपको, और कुछ लोगों में सिर्फ वॉमिटिंग के सिम्टम्स से ही कोविड-19 का डायग्नोसिस मिल रहा है और कोई सिम्टम नहीं। तो ये भी अभी हमें नई नई चीजें पता चल रही हैं। और कॉम्प्लिकेशंस में लंग फेलियर तो है ही है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर है। लेकिन इसके अलावा कोविड-19 नेगेटिव होने के बाद भी किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अभी हम जान रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर अभी लोगों का ध्यान नहीं गया है। मेडिकल फ्रेटर्निटी का बहुत ज्यादा ध्यान इस समय नहीं गया है। और ये बात अब उभर के आ रही है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के केसेस की मैनेजमेंट तो है ही, खैर इम्पोर्टेंट है और बहुत उस पर ध्यान दिया जा रहा है, दिया भी जाना चाहिए। लेकिन अब चर्चा का विषय बनने लगा है कि कोविड-19 जिनको नेगेटिव हो गया है वो भी बहुत सफर कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ रिसोर्सेज, कुछ प्रोटोकॉल्स डेवलप करने हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और एट रिस्क पॉपुलेशन भी पहले सिर्फ बुढ़ों को, मतलब जो ओल्डर पॉपुलेशन है, मैं भी ओल्डर पॉपुलेशन में ही हूँ, तो इसको अन्यथा ना ले, लेकिन जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनमें माना जा रहा था। लेकिन अब और भी जैसा कि मैंने बताया कि स्मोकर्स, लंग डिसीजेस जिनको हैं ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग, हार्ट डिसीजेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, और बच्चों को भी, और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन, ये सब एट रिस्क है और ये हम इसके बारे में जान रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मेजर्स, इसके बारे में तो खैर बहुत ही मेरे को 3-4 क्वेश्चन मार्क और डालने चाहिए थे, क्योंकि कोई कह रहा है कि सिर्फ स्टीमिंग ले लो उससे ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है कि नाक के अंदर कुछ डाल लो उससे ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है कि नाक के अंदर कुछ लगा लो उससे आपका प्रिवेंशन हो जाएगा, या काढ़ा पी लें। ये आयुष का बता रही हूँ। और मॉडर्न मेडिसिन में भी बहुत ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजन है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से मैनेज हो जाएगा। और डॉक्टर्स भी मैसेजेस डाल रहे हैं इस बारे में, उसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन से ठीक हो जाएगा या फलाने एंटीवायरल से इसको ये ठीक हो जाएगा। वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन एक बात समझिए कि वैक्सीन भी, अगर मान लीजिए वैक्सीन आ भी जाती हैं, तो वैक्सीन का 6 महीने तक का डेटा बहुत जरूरी होता है कि वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और लास्टिंग इम्यूनिटी कितनी कितनी देर लास्ट कर रही है, क्या 15 दिन लास्ट कर रही है इम्यूनिटी वैक्सीन की, उसके कितने बूस्टर देने हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें अभी बहुत हाल फिलहाल में हमको नहीं इसके बारे में मालूम पड़ने वाला। तो ये बातें जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो
ये मैंने जो एक स्लाइड रखी है सीडीसी की, कि इसमें देखिए ये लाइन है यहाँ पे, पता नहीं आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये जो पैराग्राफ है कि द वायरस में स्प्रेड इन अदर वेज, तो इट मे बी पॉसिबल, यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉट थॉट टू बी द मेन वे इन विच द वायरस स्प्रेड्स, बट वी आर स्टिल लर्निंग मोर अबाउट हाउ दिस वायरस स्प्रेड्स। तो यहाँ खुद सीडीसी ने ये चीज बताई है और माना है इस चीज को कि अभी हम सीख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और एक और ये स्लाइड मैंने रखी थी कि रीसेंट चेंजेस देखिए कितने सारे कर किए जा रहे हैं, ये उसकी समरी है एक तरह से, और ये आप एट रिस्क पॉपुलेशन की ये स्लाइड है, ये भी आप सीडीसी के वेबसाइट पे जाके आप खुद देख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा बात करना चाह रही थी कि फैक्ट वर्सेस कॉन्स्पिरेसी थियरीज, डिस्क्रिपेंसीज एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द मेडिकल वर्ल्ड, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मेडिकल कम्युनिटी आपस में बात करके और कंसेंसस में आने के बजाय वीडियोस डाल रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से आ रहे हैं, जो जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत बुरी बात है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब मेडिकल डॉक्टर्स में एग्रीमेंट नहीं है तो उससे आम जनता को बहुत परेशानी होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है, और उससे काफी नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि गलत चीजें आम जनता कर सकती है इन वीडियोस को देख के। और जो डिफरेंट लॉबीज के जो लोग हैं, देखिए अब ये बात काफी कुछ अगर आप हम हिंदू माइथोलॉजी से एक मिनट के लिए सोचें, मैं बहुत रिलीजियस पर्सन नहीं हूं, लेकिन अगर आप माने कि कलयुग है, तो कलयुग में जो है हम जो है अपने फायदे के लिए खुद को ही, अपनी स्पीशीज को हम जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं छोटे मोटे गेन्स के लिए। तो ये एक आजकल का फैक्ट है कि पैसे के लिए बहुत कुछ अनएथिकल चीजें हो रही हैं, और वो मेडिकल वर्ल्ड में भी, हेल्थ केयर वर्ल्ड में, हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी में काफी हो रही है कि कई, मैं एजेंसीज का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जो दुनिया की लीडिंग हेल्थ एजेंसीज हैं, वहां पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं, उनमें कई लोगों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पाया गया है। मतलब कि वो किसी ना किसी कंपनी से जुड़े हुए थे, और हो सकता है कि वो जो मैसेजेस दे रहे हैं आम जनता के लिए दुनिया भर में, उससे उनका कोई निजी फायदा हो, वो छुपा हुआ फायदा हो, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये दुख की बात है कि जो वेरियस लॉबीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अपने अपने जो है लॉबी के फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए वो मैसेजेस, उसको रंग दे रहे हैं उसी किस्म का। तो ये एक बात है जो जाननी बहुत जरूरी है। और लीडरशिप में कहीं ना कहीं दुनिया भर में हम ये कमी देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग, क्लियर, कोहेरेंट, कोलैबोरेटिव और एथिकल लीडरशिप की कमी दिखाई दे रही है दुनिया भर में। ये एफर्ट नहीं है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका एक कोई ग्रुप, कमिटी, पैनल बनाया जाए और उनसे राय लेके और बहुत केयरफुली पब्लिक हेल्थ मैसेज दिए जाएं। इसके बारे में कोई रोक टोक नहीं हो रही है, और ये बहुत दुख की बात है, और इससे काफी नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह से आम जनता जो है ट्रस्ट नहीं कर पा रही है अपनी लीडरशिप को, या डॉक्टर्स को, डॉक्टर्स के ऊपर संदेह हो रहा है, डॉक्टर्स की कई जगह पिटाई भी हो रही है, वायलेंस हो रही है उनके साथ। तो ये सारी बातें बहुत जरूरी है समझना। और वायरस अपने आप में काफी नई नई चीजें दिखा रहा है हमें, तो वो भी एक चल रहा है कि वायरस खुद भी, वायरस के बारे में भी हमें 100% क्लैरिटी अभी पूरी तरह नहीं है, और उसके जो जानकारी है उसको लेके हम कितना कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वो तो एक अलग ही लेवल की बात हो रही है। तो अभी हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, मेरा आज, मैंने कहा था शुरू में कि इन चर्चाओं के ऊपर मैं ये चर्चा करना चाहूंगी आज की, कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये मेरा मैसेज है ले पीपल के लिए कि देखिए, अपने आप को इन्फॉर्म करते रहिए लगातार। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेज ये है कि आप अपने आप को कहाँ से इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है।
तो ये जो आज का दौर है ये फेक न्यूज का दौर है। और ये फेक न्यूज का दौर इसलिए है कि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में है। कोई भी कहीं भी बैठ के सफेद कोट पहन के, बिना सफेद कोट के भी किसी भी किस्म का वीडियो डाल सकता है, और उसको लोग सुनते हैं, देखते हैं, और वो लोग उसको अच्छे से फॉरवर्ड भी करते हैं। तो फेक न्यूज जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। और आपने इसको देखिए, में एक वर्ड है इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। तो जो बुद्धि का जो प्रयोग है उसमें आलस नहीं करना चाहिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि हमें ये लगातार एक कोशिश करनी है। कोई गारंटी नहीं है हमें ये जानने के लिए कि यही न्यूज सही है और ये न्यूज गलत है। लेकिन हमें तर्क का उपयोग करना है, युक्ति का प्रयोग करना है, अपनी बुद्धि के जितने धी धृति स्मृति सबका प्रयोग करना है। और ये लगातार हमें जानने की कोशिश करनी है कि इसमें तथ्य क्या है, और कौन सी चीज जेन्युइनली हमें अभी ठीक से पता नहीं है, और कौन सी चीज गलत है, फॉल्स है, लाई है, झूठ है, मिसगाइडिंग है। तो ये चीज मैं जितना कहूं उतना कम है कि आपको लगातार ये कोशिश करनी है। एक चीज जो आपको बहुत अच्छी लग रही है उसको मान के बैठना नहीं है, अगले दिन फिर देखना है, फिर एग्जामिन करना है कि ये आज भी उतनी ही सही लग रही है कि नहीं, और जो कल सही लग रहा था वो आज भी सही लग रहा है कि नहीं, और जो कल गलत था वो आज सही तो नहीं लग रहा कहीं। ये आपको लगातार आपने देखना है, और ये एफर्ट करना ही है, और अपने फायदे के लिए करना है। एट द सेम टाइम देखिए, मैं लास्ट बुलेट पे सीधे जाऊंगी कि आपको एक बैलेंस बनाना है कि आप एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी आप कभी भी मेडिकल एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, और आपको इस चीज को बैलेंस करना है कि मुझे अपने आप अपने लिए जानकारी हासिल करनी है, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये जानकारी बहुत जरूरी है। देखिए, समय होता जा रहा है तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगी। और जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक आपको प्रिवेंटेटिव मेजर्स आपको फॉलो करने ही है। ठीक है। एक एग्जाम्पल, बहुत क्विक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि कई बार हमें वेदर ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि आज 50% चांसेस है कि बारिश होगी, 50% चांस है कि नहीं होगी। फिर भी हम छाता लेके जाते हैं ना, कि अगर बारिश होगी तो हम छाता खोल के लगा तो सकते हैं। तो देखिए, प्रिवेंशन तो आपको लेना ही चाहिए। उसके बारे में आप मास्क लगाइए। हाँ, ये है कि मास्क लगा के दौड़िए मत, तो उससे में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन और घर के अंदर है तो मास्क मत लगाइए। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, या मॉल में जा रहे हैं, या सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं। क्योंकि आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, और लोगों को अपने आप से भी बचा सकते हैं। आपको अगर खांसी या छींक आती है तो और लोगों को उससे इन्फेक्शन ना हो, ये बात भी आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो प्रिवेंशन आपने जरूर फॉलो करनी है। हाथ धोने हैं, 6 फुट का डिस्टेंस रखना ही है, जब तक कि इसके बारे में पूरी तरह हमें पता नहीं चल जाता। दूसरा ये है कि जो मैसेज है वो आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी के लिए है कि हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम नी जर्क रिस्पॉन्स ना दें। यानी जैसे एक चीज आज पता चली तो उसका फौरन हमने सोल्यूशन हमने जारी कर दिया, क्योंकि इसके हम दुष्परिणाम देख चुके हैं और देख रहे हैं कि हमने शुरू में काफी चीजें बहुत जनरल वे में हम लोगों ने बोली थी, और इसको माना था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही इसका असर है। और हमने काफी गर्म चीजें, काढ़े और चूर्ण, ये सब हमने बताए थे। और जिसकी वजह से कुछ लोगों को जो जिनकी तासीर गर्म है, जिनकी प्रकृति गर्म है, और जिनको पित्त रिलेटेड डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, विकृति हैं, उनमें इनके काफी नुकसान हुए। और दूसरी बात यह है कि अब हमें पता चल चुका है कि इससे इन्फ्लेमेटरी डिसीज काफी हो रही है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो ऐसे में ये गर्म काढ़े काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ब्लीडिंग हो रही है लोगों को। तो ये नीजर रिस्पॉन्स हमें इसको थोड़ा सा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ना करें। और इस समय हम जो बहुत सेफली रोल आउट कर सकते हैं, जैसे कि नाक में तेल लगाना है नस से, प्रतिमर्श नस से, इसको हम कह सकते हैं जी सेफ है, ये हर कोई कर सकता है। थोड़ा सा सेसमी ऑयल अगर हम लगा लें, उससे किसी को अमूमन नुकसान नहीं होगा। ठीक है। फिर भी
ये जरूर डिस्क्लेमर होना चाहिए कि अगर आपको इससे कुछ तकलीफ लगती है तो आप इसको ना करें, ये डिस्क्लेमर जरूर होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीजें, स्टीमिंग है ये कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं, तो ये चीजें जनरल चीजें हम रोल आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर करते हैं तो उसके नीचे डिस्क्लेमर और प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन ये सब होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओवर स्टेप नहीं करना चाहिए और हमें आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो हमें रोगी को ट्रीट करना है, रोग को नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, हम वायरस को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, हम रोगी को ट्रीट कर रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। आज वक्त नहीं है, ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। तो प्रिवेंशन और क्या कर सकते हैं कि प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान कर रहे हैं, मैनेजमेंट पे भी ध्यान करें, रिजोल्यूशन पे ध्यान करें जहां गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। और पोस्ट कोविड के, देखिए मैंने पहले भी बताया कि कोविड के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके बारे में हम आयुर्वेदिक फ्रेटर्निटी क्या कर रहे हैं? क्या हम ऑर्गन प्रोटेक्टिव हर्ब्स दे रहे हैं? हार्ट के लिए अर्जुन दे रहे हैं क्या? और चेस्ट के लिए हम आंवले की दे रहे हैं क्या? मूविंग फॉरवर्ड आगे पोस्ट कोविड में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, प्रेगनेंसी में हम क्या कर रहे हैं? तो इस ये सारे एरियाज अभी हम लोगों ने ज्यादा किया नहीं है और इसमें बहुत हम लोगों को स्कोप है, तो इस पे ध्यान दें। और इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज को हम डिजाइन बहुत रोबस्ट तरीके से कर सकें और उनको इनिशिएट कर सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, तो जिससे हम डेटा डॉक्यूमेंटेशन कर सकें। तो इस समय मेरी प्रेजेंटेशन का तो एंड हो गया, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मेरा एक नॉन प्रॉफिट है यहाँ पे यूएस में, और उसका एक सिस्टर चैप्टर इंडिया में है। यूएस का नॉन प्रॉफिट का नाम है काउंसिल फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। आप हमारे वेबसाइट आयुर्वेदा रिसर्च यूएसए पे जाके देख सकते हैं हम क्या करते हैं। और इंडिया में हमने पिछले साल ही सेक्शन 8 एनजीओ लॉन्च करे है, आयुर्विद्या अनुसंधान अभियान फाउंडेशन के नाम से। और हम दोनों एजेंसीज मिलके एक समिट कर रहे हैं जिसमें कि कोविड-19 के ऊपर आयुर्वेद में अभी तक क्या हुआ है, क्या लेसन सीखे हैं और क्या इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इंडिया के कोने कोने से हम एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं। और ये सितंबर 25 से 27 तक होगा। तो आप जरूर हमारे वेबसाइट पे जाएं और इसको चेकआउट करें। यूएस का अलग पेज बना हुआ है, ये देखिए, क्लिक गोइंग ऑन आवर इवेंट पेजेस। और को इंडिया का अलग पेज बना हुआ है, आप लोग रजिस्टर करें, अभी अर्ली बर्ड प्राइसेस चल रहे हैं और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखा है हमने। आप इसको जरूर अटेंड करें तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कोनों में क्या काम चल रहा है आयुर्वेद का कोविड-19 पे। पंचगव्य से लेके एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स जो चेन्नई में हो रहे हैं और महाराष्ट्र में हो रहे हैं और जगह हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स जिन्होंने केसेस डायरेक्टली कोविड-19 के ट्रीट किए हैं, ये सारी चीजें हम आप लोग तक लेके आएंगे। तो आप लोग जरूर चेकआउट करें। और इस समय मैं डॉक्टर पूजा से कहना चाहूंगी कि अब आप क्वेश्चंस बता दें अगर वक्त है तो। मैंने बहुत कोशिश करी कि कम समय में मैं ये चर्चा आप लोग तक पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी वक्त लग ही गया। तो अगर वक्त है तो हम थोड़े से क्वेश्चन ले सकते हैं। पूजा। Am I audible? नाउ यू आर। मैम, एक डॉक्टर पूछ रहे हैं, आफ्टर up to how many days COVID-19 patient can spread the infection? अगर वो ठीक हो गया है और उसके बाद भी कितने दिन तक ऐसे चांसेस रहते हैं कि उससे पेशेंट से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, ये उस कैटेगरी में आता है जहाँ की हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हम अभी भी जान रहे हैं। तो कितने दिन तक इन्फेक्शन रहता है, कितने दिन तक एंटीबॉडीज रहते हैं, कितने दिन तक वायरस लाइव रहता है, और एसिम्टोमेटिक केसेस इसको स्प्रेड कर सकते हैं या नहीं, ये भी इसके बारे में अभी जानकारी मिल रही है। तो इसके बारे में अभी कुछ भी कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इस चीज को अभी हम जानकारी की कैटेगरी में रखेंगे, जान गए हैं इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका अभी हमारे पास सही जवाब नहीं है, एक्यूरेट जवाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है,
तो एक हमारे डॉक्टर जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से हमें राइट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, विच इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए, मैं ये कह सकती हूँ कि सीडीसी जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है यूएस में, ये काफी कोशिश कर रहे हैं कि ये जानकारी अपडेट करते रहें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप देखते रहें। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे वीडियोस निकाल रहे हैं जहाँ पे वो काफी अच्छी और बैलेंस्ड जानकारी दे रहे हैं। उसके बारे में मैं एक आध लोगों के नाम मैं डॉक्टर पूजा के साथ शेयर कर लूंगी, वो हम इनके फेसबुक पेज पे कमेंट में डाल देंगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि जहां से भी आप जानकारी, ऑफ कोर्स आयुष है, इंडिया में हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, आयुष्मान का जो भी पोर्टल है, इंडिया के जितने पोर्टल्स हैं वो भी देखते रहे आप। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी पोर्टल ऐसा नहीं है जहां हम ये कह सकें कि 100% करेक्ट जानकारी आ रही है या अपडेटेड जानकारी आ रही है। तो एक जो छन्नी है अपनी खुद की बुद्धि और युक्ति की, वो आप लगा के रखें हर समय, क्योंकि ये वक्त ही ऐसा है कि जहां आप अपनी बुद्धि को आप अलग नहीं रख सकते, और कोई भी चीज गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि यहां से हमें 100% करेक्ट जानकारी मिल रही है। तो कोरिलेट करते रहें, कंपेयर करते रहें कि क्या सीडीसी जो कह रही है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह रहा है। और अगर 5-6 एजेंसीज एक ही बात कह रही हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत एक ही यार्ड स्टिक हो सकता है कि 5-6 एजेंसीज अगर एक ही बात कह रही हैं तो वो शायद थोड़ा सा सही हो सकता है। लेकिन क्या नहीं सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्हाट्सएप में वीडियोस बहुत सारे फॉरवर्ड होते रहते हैं, आप देखिए जरूर, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑथेंटिक लग रहा है, कोई एक्सपर्ट लोग इसको बता रहे हैं या कोई आम आदमी इसको जो है बना के यहाँ की कहीं सुनी आपको बता रहा है, उनको आप जरूर अवॉइड करें। ये बहुत जरूरी है। और अपना कोई एक ट्रस्टेड मेडिकल एक्सपर्ट आप अपने कांटेक्ट बना के रखें, 1 2 3, जिनसे आप ये चर्चा कर सकें। ये बहुत जरूरी है। ये 4-5 चीजें अगर आप करेंगे तो आप एक बहुत ही बेहतर स्थिति में रहेंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दिस, अभी हमने रिसर्च के बारे में बात की थी, तो एक डॉक्टर जानना चाह रहे हैं कि इंडिया से रिसर्च पार्टनर्स इसमें कौन है? अच्छा, अभी कोविड के जैसे रिसर्च हो रहा है, तो इंडिया में कहाँ पे? ठीक है। तो इंडिया की जो प्राइमरी रिसर्च है वो एलोपैथी और आयुर्वेदिक और आयुष सिस्टम से हम डिवाइड कर सकते हैं, पहली बात। तो एलोपैथी में जो रिसर्च हो रही है वो ज्यादातर इसके लिए हो रही है कि नॉन वैक्सीन जो ड्रग्स हैं उसके बारे में कोशिश की जा रही है कि स्टेरॉइड्स काम कर रहे हैं कि नहीं, बाकी के एंटीवायरल्स उनको ट्राई कर रहे हैं, क्लोरोक्विन हाइड्रोक्लोरोक्विन ट्राई कर रहे हैं, और वैक्सीन इनके ऊपर काम हो रहा है। तो इसके लिए जो भी लीडिंग एजेंसीज हैं, आईसीएमआर है, एम्स है, उनको आप देख सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स डॉट गव एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, वहां पे सारे लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स की जानकारी आपको मिल सकती है। और जो मैंने पहले आपको जो एजेंसीज बताए, सीडीसी और डब्ल्यूएचओ, यहाँ पे आपको लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स की जानकारी वर्ल्ड वाइड मिल सकती है। और जो आयुष फ्रेटर्निटी है, इनके बारे में भी क्लिनिकल ट्रायल्स गव में भी है, और आयुष के पोर्टल पे भी आपको लेटेस्ट जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं वो आपको पता चल जाएंगे। मेरे ख्याल से 25 के करीब क्लिनिकल ट्रायल्स सैंक्शन हुए हैं, तो उनकी जानकारी आपको मिल सकती है। आईसीएमआर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, इनके ऊपर भी आपको जानकारी मिल सकती है। मैम, अभी जैसे ये काउंसिल फॉर रिसर्च हम्म, कोविड-19 लेसन एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजीज इन आयुर्वेदा का जो एक समिट कर रहे हैं जी। 25 सितंबर से हम्म, 27, आपने अभी बताया, तो उसमें क्या मतलब पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या रहेगा, थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सप्लेन श्योर करें। रिसर्च श्योर, डिस्कस होंगे या केस स्टडीज रहेंगी? ठीक है, जरूर जरूर। तो पहली बात तो ये कि आयुष सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कोटेचा जी ने हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होने के लिए एक्सेप्ट कर लिया है हमारा इनविटेशन। और साथ ही साथ डॉक्टर भूषण पटवर्धन जी जो चेयरपर्सन है आयुष टास्क फोर्स, इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण कुमार,
ये भी आएंगे और एड्रेस करेंगे हमारे समिट को। और इसके अलावा अब हम स्पीकर्स अनाउंस करना हमने शुरू कर दिया है, तो पूरे देश के कोने कोने से लीडिंग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है जो मैं कहना चाहूंगी कि हम इसमें जो आपके लिए ला रहे हैं वो स्पेक्युलेटिव प्रेजेंटेशंस नहीं है। यानी आयुर्वेद में हिस्टोरिकली क्या हमें मिलता है ये नहीं हम आपको ला रहे हैं कि एंटीवायरल्स का जिक्र है या इस चीज का जिक्र है, जनपदों ध्वंस बताया गया है, ये हम आप तक नहीं ला रहे। ये हमारा प्रयास नहीं है। हमारा प्रयास है कि आयुर्वेद में डायरेक्ट काम क्या हो रहा है। ये हमने स्पीकर्स के लिए जब हमने इंटीमेशन भेजी थी तो ये हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट था कि आप किसी ना किसी किस्म का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम आप आयुर्वेद के कोविड-19 के ऊपर आप कर रहे हैं। तो इसमें जो हम ला रहे हैं वो है केस स्टडीज, स्मॉल पायलट क्लिनिकल ट्रायल्स, इनोवेटिव ट्रायल्स जैसे पंचगव्य का जामनगर में हो रहा है, शुंठी चूर्ण का प्रथमन नस्य जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। उसके पास उनका विलेज सैंपल साइज है, मतलब काफी बड़े सैंपल साइजेस हैं, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अभी तक के जो स्टडीज हैं उसके मेटा एनालिसिस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे पास आसाम से प्रेजेंटेशन है जहां पे हम प्रेग्नेंट लेडीज का आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कोविड-19 में कैसे कर रहे हैं वो हम ला रहे हैं। और इनका रिसर्च कैसे होना चाहिए आयुर्वेद में उसके ऊपर एक्सपर्ट्स ला रहे हैं कि जिससे कौन से ऐसे बायोमार्कर्स हैं जो आपको मेजर करने चाहिए जिससे कि आपकी रिसर्च में रिसर्च पुख्ता हो। क्योंकि कई बार लोग कह रहे हैं कि हमने 2 केसेस ट्रीट किए वो ठीक हो गए। तो आप ये जानिए कि वायरल डिसीजेस सेल्फ लिमिटिंग भी होती हैं। जो लोग आयुर्वेद नहीं कर रहे, आयुष नहीं कर रहे, मॉडर्न मेडिसिन नहीं कर रहे, क्वारंटाइन कर रहे हैं, 14 दिन में वो भी ठीक हो रहे हैं। तो आप 14 दिन में उन लोगों को आप एक काढ़ा देके, एक चटनी देके आप ये नहीं क्लेम नहीं कर सकते कि आपने आयुर्वेद से ठीक किया। उसके लिए प्री एंड पोस्ट डेटा होना बहुत जरूरी है, बायोमार्कर्स होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे मेथडोलॉजीज हम लेके आ रहे हैं। ब्लैक बॉक्स रिसर्च के ऊपर भी हमारे एक एक्सपर्ट बात कर रही है, उसमें हम मेथडोलॉजीज कैसे ले सकते हैं। तो बहुत ही नई किस्म की समिट है ये होगी जिसमें बेहद नई जानकारियां आप लोगों को पता चलेंगी। और कोविड-19 में आयुर्वेद की तरफ से कितना काम हुआ है ये लेटेस्ट जानकारी आपको एक जगह एक समिट में आपको प्राप्त होगी। और एज ए क्लिनिशियन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एज एन एकेडमिशियन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और रिसर्च के क्या मेथड्स ऐसे होने चाहिए कि आपका काम दुनिया मान सके। ये ना हो कि आपने सोचा कि आपने काम किया लेकिन आपका काम रिजेक्ट हो जाए। तो डॉक्यूमेंटेशन जो सही तरीके का होता है वो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और पैनल डिस्कशंस भी होंगे। तो ये सारी चीजें हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो ये लिंक्स जो हैं ये अगर आप ये कॉपी पेस्ट करके आप पूजा डाल दें कमेंट में, मैं आपको भेज दूंगी, तो इससे लोगों को पता चल सकता है। मैम अभी अगर टाइम है तो 1-2 क्वेश्चन और ले लूं? हाँ हाँ, ले लीजिए ले लीजिए, मैंने रखा हुआ है थोड़ा वक्त आज जानना सुबह। चाह रहे हैं कि अभी जैसे एक्यूट फीवर है लेकिन कोविड-19 उनका नेगेटिव है, लेकिन हम्म। उस केस में भी बहुत सारे पेशेंट्स एंटीबायोटिक कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इन दैट केस हम उनको कैसे डील करें, उनको कैसे काउंसिल करें? देखिए, प्राण रक्षा सबसे टॉप में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जहां भी आपको लगे कि ये एक्यूट केस है किसी भी चीज का, चाहे सिर्फ कोविड-19 का शक हो चाहे नहीं हो, मान लो नेगेटिव भी आ गया है, तो भी आपको अगर जरा भी शक है तो आपको इंटीग्रेटिव अप्रोच लेना चाहिए। यानी उनका सारा आपको एक एक मेडिकल ओपिनियन भी आपको ले लेना चाहिए ताकि आपको अंदर की स्थिति आपको पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लंग्स में कुछ न्यूमोनिया या ओपेसिटीज डेवलप हो रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से, उसकी वजह से फीवर आया है। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसके लिए अगर आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको 0.1%, 0.001% भी अगर आपको डाउट है
तो आप हर मरीज को अगर आप अपना फैमिली मेंबर मान के देखेंगे तो आपसे कभी भी गलत डिसीजन नहीं होगा। आप ये सोचिए कि अगर मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मेरी माँ, मेरे बहन, अगर बच्चा इस सिचुएशन में होते तो क्या मैं उनको पूरा आयुर्वेद से मैं करता या करती, या मैं उनका पहले एक सेकेंड ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन भी लेती या लेता, ताकि हमें जानकारी मिल जाए। अगर वो नॉर्मल इन्फेक्शन का फीवर है जहां पे कोई ऑर्गन इम्पैक्ट नहीं है, तब फिर ठीक है। तब आप उसमें संशमनी वटी या सुदर्शन के फॉर्मुलेशंस या त्रिभुवन कीर्ति, जो आपको सही लगता है उसमें दें। लेकिन एथिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर जरा भी आपको लगे कि कुछ सिवियरिटी है तो उसमें आप मेडिकल डॉक्टर को भी साथ में ले लीजिए, अच्छा रहेगा, पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गजानन पूछ रहे हैं, व्हाट आर द पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज? पोस्ट तो कोविड ऐसा हेल्थ इश्यूज, हाँ सॉरी, ऐसा अभी कुछ डाटा निकल के आया है जी कि पोस्ट। जी जी जी। तो बहुत डेटा आ रहा है इसके बारे में, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, सीडीसी डब्ल्यूएचओ के वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। बेसिकली लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग्ड हो रहे हैं, कई कई महीनों तक हो रहे हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारा प्राणायाम बहुत अच्छा काम कर सकता है। कुंभक, सिंपल प्राणायाम, अनुलोम विलोम भी काम कर सकते हैं, जिसमें कुंभक को हम थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और लोगों को अगर हार्ट इफेक्ट हुआ है तो हार्ट की प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं पोस्ट कोविड। हार्ट में कोविड का वायरस पाया गया है और किडनीज इफेक्ट पाए गए हैं। एनर्जी लेवल्स रिकवर नहीं हो पाए हैं बहुत लोगों के पोस्ट कोविड। तो उसमें रसायन थेरेपीज, पहले अग्नि का विचार करके, हमेशा अग्नि का विचार करके उसके बाद रसायन थेरेपीज का बहुत उसमें महत्व है। तो आप जरूर इसको गूगल भी कर सकते हैं और बाकी जो वेबसाइट्स बताए वहां भी आप देख सकते हैं। पोस्ट कोविड डेटा काफी अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जितने हमने लाखों केसेस बताए हैं जो कोविड 19 से रिकवर हो चुके हैं, वो सारा पॉपुलेशन इस समय पोस्ट कोविड 19 है एक तरह से। तो उनमें काफी डेटा इकट्ठा हो रहा है कि उनको क्या तकलीफें हो रही हैं। जी। और आगे एक सवाल है, ऐसा पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा डेटा है कि पोस्ट कोविड में वर्ल्ड वाइड जो है अबॉर्शन, नंबर ऑफ अबॉर्शंस बढ़ गए हैं, ऐसा कुछ डेटा सामने आया है? हम इस पे ऐसा कुछ। डेटा मेरी जानकारी में नहीं है, बट हम लोग इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक गायनी एक्सपर्ट हमारे पास आयुर्वेद की आसाम से पेपर प्रेजेंट करेंगे और इन कुछ चीजों के बारे में भी वो हाईलाइट करेंगे। तो ये अभी हम नहीं आंसर कर पाएंगे, इसकी बहुत स्पेसिफिक डेटा है, तो जब तक की पूरी जानकारी नहीं होगी मैं इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी। एक डॉक्टर दिनेश पूछ रहे हैं कि एक बार एंटीबॉडी बन जाने के बाद वो कितने दिन तक हमारे शरीर में एक्टिव रहती हैं? इसकी कोई न्यू गाइडलाइंस है अभी या? जी, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी की बात बहुत चल रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग कह रहे हैं मास्क नहीं होना चाहिए, होने दो इन्फेक्शन, और बहुत सारे जब लोगों में होता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी, बहुत सारे लोगों की एंटीबॉडीज जब डेवलप हो जाती हैं तो एक पॉपुलेशन लेवल पे वायरसेस खत्म होने के या उनके इनइफेक्टिव होने के चांसेस होते हैं। तो इस समय जो डेटा अभी तक पाया गया है उसमें ये देखा जा रहा है कि एंटीबॉडीज 3-4 हफ्ते के बाद गायब हो जा रही है बॉडी से। तो हर्ड इम्यूनिटी इस समय, इनफैक्ट ये आया है मेरे ख्याल से जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट जो है उधर से ये डेटा आया है। तो आप ये गूगल करके देख सकते हैं, जॉन हॉपकिंस से हर्ड इम्यूनिटी ऑन कोविड 19, ऐसे आप कीवर्ड्स डाल के। तो ये इसीलिए देखिए, इसको नोवेल कोरोना वायरस बोलते हैं कि नया है, नोवेल यानी नया, जिसके बारे में हम अभी भी सीख रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत ही नए किस्म का है। अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं कि इसके बारे में लगातार हमें नई नई जानकारियां हमें पता चल रही हैं, और ये एक तरह से मिस्टीरियस है इस सेंस में कि इसकी एक सिंगल तरह की प्रोफाइल नहीं बन पा रही।
बहुत अलग अलग तरह के इसके मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से लेके इसका बॉडी में जो रिस्पॉन्स और इम्पैक्ट है उसमें भी बहुत वेरिएशन। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एंटीबॉडीज अभी 3-4 हफ्ते तक देखी गई है एज ऑफ द लेटेस्ट। अब इसके आगे अगर हमें और भी ज्यादा जानकारी मिलती है तो हम समिट में जरूर शेयर करेंगे इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम्म। कि अभी जैसे हम रिसर्च का भी डिस्कशन कर रहे हैं और आयुष मिनिस्ट्री से भी जो गाइडलाइंस आई हैं वो काढ़ा और हर्ब्स तक हैं, तो क्या कोई ऐसा डेटा है जिसमें रस औषधि पे का क्या रोल है कोविड में, उस पे कोई रिसर्च चल रहा हो? जी जी जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आ, इंडिया में बिलासपुर से हम आपके पास पद्मश्री वैद्य श्री बालेंदु प्रकाश जी, इनका अपने केस स्टडीज रस औषधि जहां इन्होंने दी है और कोविड-19 पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है अपनी फैमिलीज, वो डेटा हम आपको केस स्टडीज के रूप में एज इज हम रिपोर्ट कर आपके पास लेके आ रहे हैं। तो यस, रस औषधियों का प्रयोग हो रहा है और कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जो रस वैद्य नहीं है वो भी प्रयोग करते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस है, आनंद भैरव रस है, ये सब नॉर्मल वैद्य भी प्रयोग करते हैं। तो उसमें भी रस औषधियों का डेटा हमारे पास अब आना शुरू हुआ है, तो ये भी हम प्रेजेंट करेंगे जरूर। और यहाँ मैं इससे पहले कि पूजा आप फिनिश करें, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये बहुत खुल के कहना चाहूंगी कि मैं एक मॉडर्न मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं मेरे पास मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ है, तो मैं किसी तरह कह सकती हूँ कि कुछ वेज में आई एम अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। लेकिन मैं भी जो कह रही हूँ वो अभी तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड मैं आपको कह रही हूँ। ठीक है? तो इसमें आप यही मान के चले कि अभी जानकारी हम लोग इकट्ठी कर रहे हैं और मैं भी उसी जानकारी इकट्ठी करने के प्रयास में मैं भी जुटी हूँ। शायद मेरे पास आप लोगों से थोड़ी ज्यादा जानकारी हो, लेकिन हम लोग सब लर्निंग फेज में हैं अभी, और ये लर्निंग कर्व अभी चलेगा, कुछ महीने और चलेगा। तो जो कुछ चीजें मैंने जो बताई थी मेन मेन, अगर उनको ध्यान में रखे तो बहुत आप लोगों को, आपकी फैमिली वालों को लाभ होगा, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि जहाँ गलत जानकारी से आपको नुकसान ना हो। ये मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है कि आप इस बात को समझ सकें कि गलत जानकारी से काफी नुकसान हो सकते हैं, वो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हो। Thank you, ma'am. Thank you for today's session, and thanks to all the participants for joining us. Thank you. और किसी को भी समिट का इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो निरोग स्ट्रीट के फेसबुक पेज पे और निरोग स्ट्रीट की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, सिंस निरोग स्ट्रीट इज डिजिटल पार्टनर फॉर दिस इवेंट। और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप निरोग स्ट्रीट की वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं। वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।